मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ वेलकम करता हूं। क्या आप काइंड ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज होते हैं? तो निकल आए आज अपनी इस कंफ्यूजन से, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको एक ऐसे इजी वे से समझाऊंगा कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताएं भी आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप फौरन से जवाब दे देते हैं। आप सोचते नहीं हैं, आप कहते हैं कि जी 5 उंगलियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आज आप ये लेक्चर ध्यान से सुनते हैं, पूरी अटेंशन के साथ आज वाला ये लेक्चर आप सुनते हैं, तो मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, ठीक है, कि आप लोग जो है वो काइंड ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर का भी फौरन ऐसे ही जवाब देंगे जैसे आप ये जवाब देते हैं कि जी एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो हमारा आज का जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखें आप, और आखिर में बताइएगा कि मैंने जो 5 उंगलियों वाली बात की थी वो मेरी बात सही थी कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ में होगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। जी आज की हमारी जो वीडियो है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस की काइंड्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, सेंटेंस की जो दूसरी काइंड है वो होती है, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। बाय मीनिंग, बाय मीनिंग जो होती है इसकी 5 काइंड्स होती हैं। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बनावट के हवाले से सेंटेंस की जो काइंड्स होती हैं वो होती हैं 3। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया। तो आज के इस लेक्चर में आप जिन चीजों को सीखेंगे वो काइंड ऑफ सेंटेंसेस तो है ही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या सीखेंगे, जरा तवज्जो कीजिएगा। आप सीखेंगे क्लास के बारे में, इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में, डिपेंडेंट क्लास के बारे में, प्रिंसिपल क्लास के बारे में, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में, कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में, सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि एक लेसन में इतनी ज्यादा चीजें कैसे कवर होंगी। देखिएगा, एक लेसन में, एक ही लेक्चर में ये सारी की सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। वजह क्या है कि ये सारी की सारी चीजें आपके इस मेन टॉपिक पर, आपका जो मेन टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके साथ लिंक करती हैं। चलें जी शुरू करते हैं हम हमारी जो पहली काइंड है सेंटेंस की स्ट्रक्चर के हवाले से, वो है सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं ये समझिएगा। कंप्राइजेस ओनली 1 इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लास क्या होती है। क्लास जो होती है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में हमारा क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब, अगर पॉसिबल हो तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी आपकी क्लास कंप्लीट होती है। उसका मजमुआ जो होता है, वर्ड्स का मजमुआ, वो क्लास होती है। अब जो क्लास होती है ना वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। उसे मतलब कि जो इंडिपेंडेंट क्लास है, जो प्रिंसिपल क्लास है, वो एक मुकम्मल थॉट के साथ आपके वर्ड्स होते हैं। उन्हें किसी और वर्ड की या किसी क्लास की जरूरत नहीं होती अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए।
तो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक ही क्लॉज होती है और वो प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, ऐसी क्लॉज जिसे किसी और क्लॉज की मीनिंग को क्लियर करने के लिए जरूरत ना हो, ठीक है, वो अपने आप में एक कंप्लीट थॉट रखती हो। प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों में स्लाइड सा डिफरेंट है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है ना, ये मेन क्लॉज होती है कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस में, वो हम आगे जाके करेंगे। तो देखिए ये तीन चीजें आपको मैंने क्लियर करवा दी हैं, क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ये लिंक थी सिंपल सेंटेंस के साथ। सिंपल सेंटेंसेस इनमें सिर्फ एक ही क्लॉज होती है, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लॉज होती है। जैसे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, आई किक द बॉल, आई किक द बॉल। तो इसमें देखें कि एक ही थॉट शो हो रही है, एक वर्ब और एक प्रेडिकेट है। जब आपका सेंटेंस एक वर्ब और एक प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो तो वो आपका सेंटेंस सिंपल होता है। जैसे इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, इट सब्जेक्ट और ये पार्ट आपका प्रेडिकेट है, तो ये आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस की मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो सेकंड टाइप है वो कौन सी है हमारे पास, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कंप्राइजेस, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है आपका कंप्राइजेस मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी जो मेन थॉट रखती होगी, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। प्रिंसिपल क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, मैंने पहले आपको वजाहत की है कि ये भी इंडिपेंडेंट थॉटफुल क्लॉज होती है, ये भी कंप्लीट थॉट रखने वाली क्लॉज होगी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ी होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि आज आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में भी सीखेंगे, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ी हुई क्लॉज अगर आ जाए, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, दो क्लॉज दो, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी ऑब्वियसली, दूसरी अगर क्लॉज उसके साथ आ रही है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ी हुई, तो बिल्कुल आपने बगैर सोचे समझे जो है वो कंपाउंड सेंटेंस पे आपने टिक कर देना है कि आपका आंसर कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन को समझना इंतहाई इजी है। किस तरह से, ये मैंने ब्लैक में वर्ड लिखा है FAN BOYS, क्या बन गया, फैन बॉयज। F के फैन के F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से आर, Y से येट, S से सो। तो ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। तो अगर आपकी क्लॉज इन कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ी है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ी हुई क्लॉज है, तो आपके सेंटेंस की जो टाइप होगी वो क्या होगी, कंपाउंड सेंटेंस। इसके अलावा ये क्लॉज जो होती है प्रिंसिपल क्लॉज इन वर्ड्स के साथ भी जुड़ी होती है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। इसके अलावा आइदर और या नीदर नॉर, इनके साथ भी अगर आपकी क्लॉज जुड़ी हो तो वो भी आपके सेंटेंस की जो टाइप होगी कंपाउंड होगी। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या, सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ एक ही क्लॉज होगी, इसको आइडेंटिफाई करना तो इतना मुश्किल नहीं है, कंपाउंड को भी मुश्किल नहीं है। आप ये वाले वर्ड ज़हन में रख लें। इन वर्ड को ज़हन में रखने के लिए मैंने और आसान कर दिया है फैन बॉयज के साथ, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ये दो तीन और वर्ड्स हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, आइदर और, नीदर नॉर। अगर इनके साथ आपकी एक क्लॉज जुड़ी है और एक क्लॉज आपकी प्रिंसिपल मेन क्लॉज आ रही है, तो आपका सेंटेंस होगा कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि हम स्ट्रक्चर के हवाले से देख रहे हैं, हमने मीनिंग तो देखने ही नहीं है सेंटेंस के कि मीनिंग क्या दे रहा है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे कि आई किक द बॉल एंड इट हिट अहमद,
अब जब आपके सामने ये स्टेटमेंट आती है, ये वाला सेंटेंस आता है, तो आप देखेंगे कि एक क्लॉज आई किक द बॉल है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉजेज आ रही हैं। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि या तो ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों क्लॉजेज को आपस में जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज हुआ है वो एंड है, और एंड फैन बॉयज वाला कंजक्शन है, ठीक है, फैन बॉयज में ए से एंड। तो ये वाली क्लॉज जो है ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं इसे, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी है। जो मैंने पीछे कहा था कि आप कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में भी जानेंगे, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलके बनने वाली क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और अगर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है, तो आप इसका जवाब देंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ये प्रिंसिपल क्लॉज आ गई, ठीक है, जो मेन थॉट है इस सेंटेंस की। प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ऑब्वियसली इसमें कोई शुबा नहीं है। तो आपका सेंटेंस जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो क्या आपका आंसर होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। सेकंड देखते हैं, आई लिव इन मुल्तान बट माई फैमिली लिव्स इन लाहौर। आई लिव इन मुल्तान, ये प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज होगी, बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है माई फैमिली लिव्स इन लाहौर। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, ठीक है। अगर वो टाइप ऑफ सेंटेंस से हट के क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं कि ये कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो आप कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर वो पूछ ले कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो आप कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कोई क्लॉज जुड़ी होगी तो वो आपका सेंटेंस कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो होप्स हो कि आपको कंपाउंड सेंटेंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं हमारी तीसरी टाइप की जानब, जो कि हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, सिंगल सेंटेंस जो होता है, कंप्राइजेस वन प्रिंसिपल क्लॉज, वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक से ज्यादा इसमें या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। आपकी प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपकी जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर वो टाइप ऑफ सेंटेंस से हटके क्वेश्चन पूछ रहा है, वो काइंड्स नहीं पूछता, वो पूछता है बताएं भी कि ये कौन सी क्लॉज है, तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखेंगे कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी है या कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी है तो वो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़ी हुई क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है कौन से। आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए होंगे, ठीक है। जो इनडायरेक्ट हम फिक्रे जितने भी करते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। वो आपके सारे के सारे फिक्रे किसके साथ जुड़े होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ वो फिक्रे जुड़े हुए होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपने कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ रखे होंगे, तो कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, एक WH फैमिली वर्ड्स जो कंजक्शन का काम किसी फिक्रे में दे रहे होते हैं। जब वो किसी कंजक्शन का काम दो क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए दे रहे हो, तो जब वो दो क्लॉज को मिलाने के लिए दे रहे होते हैं तो वो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम दे रहे होते हैं, तो वो भी आपकी क्लास सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। देख लेते हैं कि ये कंजक्शन कौन से हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसमें बिकॉज है, बिफोर है, इवन इफ है, हाउ है, इफ है, सो दैट है, दैट है, व्हेन है, व्हेनेवर है, वेयर है, व्हाइल है, एज लॉन्ग एज, ऑल्दो एटसेट्रा। उधर हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज में सो अकेला किया था, इधर वर्ड आएगा सो दैट,
ठीक है। तो इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट यूज होता है, इफ यूज होता है, WH फैमिली वर्ड्स सवाल या फिर क्वेश्चन वाले फिक्रों में आते हैं, तो ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है कि जिसको समझने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर हुआ? अब आपने क्या करना है, जहन में दो चार चीजें रख लेनी है। एक तो कि आपके जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। WH फैमिली वर्ड फिक्रे के अंदर कंजक्शन का काम दे रहा हो तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे मैंने कंपाउंड में फैन बॉयज का बताया था, तो इधर भी मैंने 3 ये मेन हिंट बता दिए हैं। इसके अलावा चंद एक और हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिनको आप जहन में रख लें, बिकॉज, बिफोर, इवन, इफ, हाउ। ये इफ तो कंडीशनल में आ गया, सो दैट, दैट ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ गया। ये वाले भी आपके वो आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, एटसेट्रा। तो ऐसे फिक्रे जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स फिक्रे होते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब देखें, गॉड हेल्प्स दोज, ठीक है, एक क्लॉज हु के साथ जुड़ी हुई, हु हेल्प देमसेल्व्स। अब हु के साथ जुड़ी हुई ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्लॉज जो है आपकी कौन सी है? सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो जब आपकी डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, वैसे भी ये WH फैमिली वर्ड से बिलोंग करने वाला ये हु है, तो जब WH फैमिली वर्ड से बिलोंग करने वाला कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, तो वो आपका सेंटेंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। इसके अलावा हम और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई नो दैट ही इज माई फ्रेंड। आई नो प्रिंसिपल क्लॉज होगी इसमें। दैट जैसे गॉड हेल्प्स दोज हमारे पास जो थी वो एक प्रिंसिपल क्लॉज के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। तो आई नो मैं जानता हूं, ठीक है। दैट ही इज माई फ्रेंड, दैट ही इज माई फ्रेंड आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ मिली हुई है, क्योंकि ये आपका जो दैट है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज भी है। ये सेंटेंस सारे का सारा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम। टॉम क्राइड प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपकी। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपकी आ जाए तो आपका सेंटेंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो जैसे मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया, किसको याद रखना इंतहाई इजी है। फैन बॉयज याद रख ले, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नीदर नार। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में आप एक चीज नोट कर लें कि इनडायरेक्ट वाले फिक्रे, कंडीशनल फिक्रे, WH जब कंजक्शन का काम दे रहा हो फिक्रे में, और कुछ और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज होती है, ठीक है। कंपाउंड में 2 क्लॉज होती हैं और वो फैन बॉयज से जुड़ी हुई होती हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 क्लॉजेस पर, एक तो उसमें लाजमी प्रिंसिपल होगी, एक या एक से ज्यादा आपकी डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आ सकती है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज एक ही चीज का नाम है। तो आसान याद करने के लिए इसको जो है वो जहन में रखना इंतहाई आसान है। कम्प्लेक्स सेंटेंस को इनडायरेक्ट वाले फिक्रे आपने जहन में रख लें, कंडीशनल इफ वाले रख लें, WH फैमिली वर्ड फिक्रे के अंदर आ जाए 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा हो, या फिर इसके अलावा चंद एक है, बिकॉज है, इसके अलावा बिफोर है, स्टिल है, ठीक है, आल्दो है, एज लॉन्ग एज है, और सो दैट है, इवन इफ है। तो ये सारे फिक्रे आपके कॉम्प्लेक्स में होते हैं। हाँ जी, अब बताएं जी, क्या आपको लेसन जो है वो बिल्कुल ऐसे समझ आ गया जैसे आपसे पूछा जाए बताएं भी कि एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? अगर ऐसे ही समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और एक और काम करेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे।